Key joint. A key can be defined as machine element which is used to connect the transmission shaft to rotating machine elements like pulleys, gears, sprockets, or flywheels. There are two basic functions of the key. The primary function of the key is to transmit the torque from the shaft to the hub of the machine element and vice versa. Right? तो अपने पास क्या क्या है? shaft है और इस पर जो रोटेटिंग एलिमेंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं? गियर्स, पुलीज, फ्लाईव्हील्स, स्प्रॉकेट्स। तो इनके हब से shaft को कनेक्ट करने के लिए हम की का यूज करेंगे। राइट? तो क्या है? shaft पर टॉर्क अवेलेबल है, ये टॉर्क ट्रांसमिट होनी है मशीन एलिमेंट्स जो रोटेटिंग है, जिसे हमें shaft के साथ अटैच करना है। The second function of the key is to prevent relative rotational motion between the shaft and the joined machine elements. इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, तभी ना shaft जिस आरपीएम पर रोटेट करेगा उसी आरपीएम पर ये सारे मशीन एलिमेंट्स जो भी shaft से कनेक्टेड है रोटेट करेगा, so that they don't have relative motion between them. दोनों के बीच में रिलेटिव रोटेशनल मोशन नहीं होना चाहिए, both have same RPM. So these are two functions of key. In most of the cases, the key also prevents axial motion between two elements except in the case of feather key or splined connection. तो फेदर की एंड स्प्लाइन कनेक्शन में एक्सियल मूवमेंट अलाउएबल होते हैं। राइट? जैसे आप क्लच के डिजाइन में देखे थे, इन केस ऑफ मल्टीप्लेट क्लच, वहां पर क्या था कि क्लच प्लेट्स को जो है ना एक्सियल मूवमेंट थी। अब हम देखेंगे स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स में तो गियर चेंज किया जाता है। राइट? तो इंगेजमेंट में ट्रांसमिशन लाइन में गियर को लाने के लिए हमें गियर को एक्सियली मूव करना पड़ता है। तो फॉर दिस केसेस हम जो है ना स्प्लाइन शाफ्ट का यूज करते हैं। राइट? तो फेदर की और स्प्लाइन कनेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे कि जो है ना ही रोटेशनल रिलेटिव मोशन देता है और ना ही एक्सियल रिलेटिव मोशन। जो भी अटैच किया गया है शाफ्ट के साथ उनके बीच में ना एक्सियल ना ही रोटेशनल, ना ऐसे मूव कर सकता है और ना ही ऐसे शाफ्ट पर। शाफ्ट से रिलेटिव मोशन की बात हो रही है, शाफ्ट के साथ तो मूव करेगा बट जो है ना शाफ्ट पर ये फ्यूरली रोटेट नहीं करेगा। लेकिन दो केस को छोड़ के, अ किट जॉइंट कंसिस्टिंग ऑफ शाफ्ट हब ऑफ, इसका हब जो मशीन एलिमेंट्स अटैच किया जाएगा शाफ्ट के साथ उसमें हब होती है। राइट? वही हब शाफ्ट के ऊपर आता है, की लगाई जाती है। बात समझ में आया? क्लियर? तो शाफ्ट हो गया, हब ऑफ मशीन एलिमेंट हो गया, और इन दोनों को अटैच करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए हम की का इस्तेमाल करेंगे। इस डायग्राम में आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज शाफ्ट एंड दिस इज हब ऑफ दिस मशीन एलिमेंट। सपोज कीजिए ये हमारा जो है ना पुली है, ये पुली है, तो पुली में जो है ना ये हब निकला हुआ है। ये हब जो है ना इस शाफ्ट के ऊपर आएगा और इसमें भी ग्रुव कटी हुई है, देख लो ये ग्रुव दिख रहा है ना, ये कीवे है, दिस इज कॉल्ड कीवे। तो आधा इसमें और आधा जो है ना शाफ्ट में, इस हब को शाफ्ट के ऊपर लाया जाएगा और इस प्रकार जो है ना हाफ कीवे जो कट है शाफ्ट में और हाफ जो हाफ में कट है उसी के बीच में की फंसा दी जाएगी। राइट? अब दोनों के बीच में रिलेटिव रोटेशनल मोशन नहीं होंगे। आज समझ में आया? तो इस तरह से अटैचमेंट की जाए। यहाँ पर जो है ना अटैच किया गया है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर जो है ना इस हब को लाकर इसमें
डाल दिया गया। अब जो है ना ग्रुप जो है ना जो कीवे है उसकी हाइट एक प्रॉपर आ गई, इसमें थोड़ा और इसमें थोड़ा, और इसी में देखिए देखिए ये की जो है ना इंसर्ट किया गया है। तो की इज इंसर्टेड इन द कीवे which is half cut in hub and half in tapped, so that both machine elements and tapped are rotating without any relative motion with the same speed। बात समझ में आ गई। और ये जब इस तरह का व्यू देखेंगे तो ये सैप्ट है, सैप्ट हो गया, और ये जो है हमारा हब हो गया, राइट। सैप्ट में थोड़ा सा कटा हुआ दिख रहा है, ये इतना वाला पोर्शन, और इतना हब में कटा हुआ दिख रहा है, और ये हमारा की इंसर्टेड है। दिस इज द विड्थ ऑफ की एंड दिस इज हाइट ऑफ की। तो कुछ हाइट जो है ना हब में है, कुछ हाइट सैप्ट में है। क्लियर? इस व्यू में आपको सब कुछ दिख रहा था। और रिसेस और स्लॉट मशीन्ड either on the shaft or in the hub to accommodate the key is called keyway। उसको कीवे बोलते हैं, राइट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों एलिमेंट में ही कीवे जो है ना मशीन्ड करना है, राइट। मतलब उसमें कटिंग करनी है। ये एक स्पेशल टाइप का जो है ना की ज्वाइंट में किया जाता है कि कुछ कट जो है ना हमें शाफ्ट में लगानी है और कुछ हब में लगानी है, राइट। लेकिन किसी इन जनरल केवल जो है हब में भी हो सकता है और शाफ्ट में भी हो सकता है, राइट। द कीवे रिजल्ट्स इन स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन द शाफ्ट एंड द पार्ट बिकम्स वीक। कीवे के कट करने से जो है ना हमारा शाफ्ट जो है ना कमजोर हो जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन ड्यू टू सडन चेंज इन द डायमेंशन इज डेवलप्ड इन द सेप्ट। अब सेप्ट का डायमेंशन सडन चेंज दिख रहा है आपको। स्ट्रेस कंसंट्रेशन वर्ड जो है ना आप लोग कॉलेज में सुने होंगे, अगर कॉलेज में पढ़ाया गया होगा तो, राइट। पहले सेप्ट क्या था? राउंड था। तो ये दोनों सेम डायमीटर का है, बट इसकी स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है, बिकॉज हेयर वी आर गेटिंग सडन चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द सेप्ट, सो इट कॉल्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूसेस। इसके स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएंगे। ये कमजोर है, इस दोनों का डायमीटर सेम है, लेकिन ये जो है ना वीक है, और साथ ही साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो कम हो गई है, राइट। Keys are made of plain carbon steel in order to withstand shear and compressive stresses resulting from transmission of the torque from shaft to machine element। दो टाइप का स्ट्रेसेस की में डेवलप होगा, shear एंड कंप्रेसिव। अब देखिए इधर हब भी है हमारा, है ना, इधर हब था, है ना, ये हब, राइट, ये हब है। तो और इस कीवे में जो है ना हमारा की इंसर्टेड है, तो ये हैच एरिया जो है ना की को बता रहा है, राइट। अब ये मशीन एलिमेंट जो हमारा ये जो सैप्ट है, सैप्ट सपोज कीजिए ऐसे रोटेट कराया जा रहा है आईसी इंजन से या मोटर से, ऐसे रोटेट कराया जा रहा है। तो अब ये सैप्ट इस की को चाहेगा इस प्लेन के लॉन्ग फेल कर दूं, केला काट के डाल दो इसके अंदर, केला का, बनाना का जो है ना, कांचा बनाना का आप की बना के इसमें डाल दो, कट से इसी एलंग कट जाएगा। आप जो है ना चौक जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी जाती थी, पहले मैं भी लिखता था जब 2015 में स्टार्ट किया था, तो हम दो बैचेज जो है ना चलाते थे, तो अलग अलग क्लासेस में चलती थी। तो एक पर जो है ना हमारा ये व्हाइट बोर्ड था जिस पर मैं पेन का यूज करता था, और एक पर जो है ना इनबिल्ट जो है ना बोर्ड थी, स्कूल में एक पढ़ाता था, रेंट लिया था मैंने, उसमें इस्तेमाल कर, चौक डाल दीजिए तो चौक क्रश कर जाएगा, क्रश कर जाए। रीजन क्योंकि इधर से जो है ना ये वाला पोर्शन जो सैफ्ट का इतना वाला जो पोर्शन है की पर ऐसे फोर्स लगा रहा है, और इधर वाला इस पर हब वाला ऐसे लगा रहा है, राइट, क्योंकि हब पर लोड है और सैफ्ट उसे रोटेट करा रहा है, तो ये क्रश होने की भी पॉसिबिलिटी है, क्रश, राइट। तो की के पास कंप्रेसिव एज वेल एज शियर स्ट्रेंथ दोनों होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये बनेगा, की इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, बोथ
टेंसाइल स्ट्रेस, तो बोथ वाला होगा, कंप्रेसिव एंड शियर स्ट्रेस। इस पर जो स्ट्रेस डेवलप होते हैं, कंप्रेसिव एंड शियर, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आई? तो हमें जो है ना इसकी डिजाइन होगी ना इसी दोनों क्राइटेरियन पर होगी कि इसका कंप्रेसिव यानी क्रशिंग ना हो और सियरिंग ना हो। तो वी विल चूज द डायमेंशन ऑफ द की so that it can withstand against compressive failure and shear failure, crushing failure and shear failure, उसके अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रेंथ दे, so that we can easily transmit power from shaft to rotating machine element which is attached to shaft। बात समझ में आई? टाइप्स ऑफ की, सन की, ये संक की है, सन की वो पागलपन वाला नहीं, संक की। A sanki is a key in which half the thickness of the key fits into the key way on the shaft and the remaining half in the keyway on the hub। आधा जो है ना shaft में जो कीवे बनाई गई है उसमें चला गया, और आधा जो है हब में जो कीवे बनाई गई है उसमें चला गया। दिस इज डेफिनेशन ऑफ संक की, राइट। Therefore, keys are required both on the shaft as well as on the hub of the machine element। This is a standard form of key and may be either of rectangular or a square cross section। तो संकी का जो क्रॉस सेक्शन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर दोनों हो सकता है, दोनों की हम डिजाइन करेंगे। इन संक की पावर इज ट्रांसमिटेड ड्यू टू शियर स्ट्रेंथ, शियर रेसिस्टेंस of the key। The relative motion between the shaft and hub is also prevented by shear resistance of the key। जितना ज्यादा shear resistance होगा उतना ही strong होगा and उतना ही power transmit होगा। Therefore, Sanki is suitable for heavy duty application since there is no possibility of key to slip around the shaft। Types of Sanki: square Sanki and flat Sanki। Square Sanki, a Sanki with a square cross section is called a square Sanki। जिसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर हो यानी विड्थ एंड हाइट दोनों इक्वल हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर संकी। यह इंपॉर्टेंट है, डिजाइन ऑफ स्क्वायर संकी इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन आवर गेट एग्जामिनेशन। 1 मार्क का क्वेश्चन वो निकल के वहां से आ जाएगा। और ये जो है 2 मार्क्स का, जब 1 मार्क का जो थियोरेटिकल टाइप का और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल जो है ना आपको संख्या से आ सकता है। द इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस इज टू यूज अ स्क्वायर की ऑफ फॉलोइंग डायमेंशन। ये इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस है जिसमें बी एंड एच दोनों तो इक्वल होता ही है, width of the key and height of the key both are equal for a square Sanki, but it is equal to diameter of the shaft upon 4। shaft के diameter upon 4 के इक्वल होता है। बात समझ में आया फ्रेंड्स? डायमीटर अपॉन 4 एंड लेंथ कितनी होती, 1.5d। लेंथ कैलकुलेट करने का हमारे पास और भी मेथड है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। B width of the key, H height or thickness of the key, L length of the key and D diameter of the shaft। Clear? B, H both are equal for a square Sanki। Flat Sanki, a Sanki with rectangular cross section is called a square Sanki। The industrial practice is to use flat key of following dimensions। B की वैल्यू D/4 होना चाहिए और H की वैल्यू 2/3B और सिंपली D/6 होना चाहिए। लेंथ अभी भी 1.5d ही है। मशीन डिजाइन है तो जो है ना हमारा जो प्रैक्टिस है डायमेंशन को अडॉप्ट करने का, ये इस तरह का है। संकीज विथ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, नेमली पैरेलल एंड टेपर की। अब इसमें पैरेलल और टेपर होगा, देखेंगे पैरेलल और टेपर, यानी कि हाइट जो है ना रिड्यूस होता चला जाएगा, नीचे फ्लैट रहेगा लेकिन टॉप से जो है ना
जो हर क्रॉस सेक्शन आगे वाले पीछे जैसे जाएंगे तो क्रॉस सेक्शन हर क्रॉस सेक्शन की हाइट कम होती जाएगी। टॉप से टेपर कर दिया गया और नीचे जो है ना फ्लैट ही रखा गया, और जो है ना हाइट थ्रू आउट जो है ना सेम रखा गया। तो दो टाइप का हो गया आपका, राइट, पैरेलल एंड टेपर। दोनों में स्क्वायर और फ्लैट दोनों दो टाइप के हो सकते हैं। स्क्वायर में भी टेपरिंग हो सकती है और फ्लैट में भी। अ पैरेलल की इज अ संकी which is uniform in width as well as height throughout the length of the key। पैरेलल वाले में कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अ टेपर की इज यूनिफॉर्म इन width but tapered in height, right। the standard taper is 1 in 100, यानी कि 100 में एक, मतलब 100 डिस्टेंस पर 100 यूनिट डिस्टेंस पर 1 यूनिट का जो है ना हाइट का रिडक्शन होना चाहिए। द बॉटम सरफेस ऑफ द की इज स्ट्रेट एंड टॉप सरफेस इज गिवन अ टेपर। तो देख लीजिए, ये आपको टेपरिंग दिख रहा है ना, कम होता चला गया। टेपर जो है ना 1 in 100 दिया गया। द टेपर इज प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग टू रीजन। द टेपर सरफेस रिजल्ट्स इन वेज एक्शन एंड इंक्रीजेस फ्रिक्शनल फोर्स एंड द टाइटनेस ऑफ द ज्वाइंट। बहुत टाइट ज्वाइंट आपका मिलेगा। इधर जो है ना हाइट कम होगी, इधर हाइट ज्यादा होगी, इस तरह से टेपरिंग, राइट। द टेपर सरफेस फैसिलिटेट्स इजी रिमूवल ऑफ द की पार्टिकुलरली विथ गिव हेड। ये जो है ना जो है ये गिव हेड है, तो इससे जो है ना आराम से इसमें इंसर्ट करके ठोक के आप इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हो। डिजाइन ऑफ स्क्वायर एंड फ्लैट संकीज, ये न्यूमेरिकल के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? द एग्जैक्ट लोकेशन, अब यहां पर देखिएगा कैसे जो है ना टॉर्क जो है ना अवेलेबल आपको शाफ्ट पर एमटी है, राइट। ये ट्रांसमिटेड टॉर्क जो है ना ट्रांसमिट करना है हमको, जो अवेलेबल है शाफ्ट पर एमटी, उसको हब में, राइट। तो हमने जो है ना ये की प्लेस किया, राइट। ये पॉइंट आप देख रहे हो क्या है, ये शाफ्ट जहां पर जो है ना इसका ये पॉइंट इसको टच कर रहा है, तो ये ए है और सी है। इस इतने वाले पोर्शन पर शाफ्ट के द्वारा पी अमाउंट का फोर्स लग रहा है, राइट। और रेसिस्टेंस लोड हमारे जो है ना एलिमेंट जो की के साथ अटैच है उस पर लोड है, तो लोड चाह रहा है कि हम इसे रोटेट ना होने दूं, यानी कि हब के द्वारा इस वाले पोर्शन पर हब के द्वारा सेम अमाउंट का फोर्स ई लगेगा। बहुत आसान है ना इसको समझना। शाफ्ट इज रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, राइट। की इज हेल्पफुल फॉर दिस power transmission। key is inserted in half keyway in shaft and half in hub। तो ये जो shaft है की के साथ इतना ही एरिया से ना कनेक्टेड है, इधर से रोटेट हो रही, तो की पर ऐसे इतना ही एरिया पर फोर्स लगाएगा, राइट। क्यों ये टॉर्क रिक्वायर्ड है शाफ्ट को? अब जैसे बात किया जाए, जो थ्रेसर का सिलेंडर है उसको रोटेट करने के लिए पावर की और टॉर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर लगे हुए रहते हैं फीड, वो लोड है जो रोटेट नहीं होने देना चाहता है सिलेंडर जो थ्रेसर का है, राइट। तो रोटेट नहीं हो, यानी उस पर रेसिस्टेंस है। ये क्यों जो है ना एम्प्टी टॉर्क लगा रहा है शाफ्ट? क्योंकि जो मशीन एलिमेंट है उस पर लोड कनेक्टेड है, वो नहीं चाह रहा है रोटेट होने के लिए, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में इतने वाले पोर्शन पर लगाएगा ना हब, बिकॉज इतना ही पार्ट ना हब में है, तो इस साइड से रेसिस्टेंस देगा। तो हमने ये बी डी कर दिया है, ये बी है और ये डी है, ये ए है, सी है। इतने वाले एरिया के करस्पॉन्डिंग शाफ्ट हमारा फोर्स लगा रहा है और इतना जो है ना रेसिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में हब के द्वारा इस पर लगाई जा रही है, राइट। द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फोर्स पी ऑन द सरफेस एसी इज अननोन। इस पर जो है ना एग्जैक्ट लोकेशन पी का फोर्स का क्या होगा वो अननोन है। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस इट इज एज्यूम दैट फोर्स पी इज टेंजेंशियल टू द शाफ्ट डायमीटर, यानी कि सिंप्लीफाइड
एनालिसिस के लिए हम इस P को बोलेंगे P इज एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सैफ्ट, यानी कि इसी क्रॉस सेक्शन में आपका P एक्ट हो रहा है, राइट। देयरफॉर अब जो है ना P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, राइट। डियर फ्रेंड्स, टॉर्क जो ट्रांसमिटेड हो रही है P इंटू ये डिस्टेंस कितना है R, यानी कि डायमीटर ऑफ द शाफ्ट अपॉन 2, तो P की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2mt अपॉन D। बहुत इजी है, डरना मत। इफ mt इज ट्रांसमिटेड टॉर्क, होता है ना कि कितना टॉर्क ट्रांसमिट करनी है इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन, राइट। सिंपल सा बात है ना। ये हमारा मोटर का शाफ्ट है, इस पर जो है ना हमारा पुली बंधा हुआ है, राइट। इसके हेल्प से, की के हेल्प से अब पुली से जो है ना ड्रिवन शाफ्ट को रोटेट कराई जा रही है। ड्रिवन शाफ्ट पर लोड है। ड्रिवन शाफ्ट हमारा थ्रेसर का सिलेंडर हो सकता है, राइट। और ये मोटर का शाफ्ट है, पावर यहाँ से वहां तक जा रही है। बात समझ में आ गया। तो इतना जो ना टॉर्क ट्रांसमिट करनी है, इस टॉर्क की वैल्यू एंड डायमीटर जो शाफ्ट की है उससे हम ये पता कर लेंगे कि जो टेंजेंशियली फोर्स लग रहा है की पर P अमाउंट का, उसकी वैल्यू क्या होगी 2mt अपॉन डी। तो ट्रांसमिटेड टॉर्क से आप P निकाल सकते हो जब भी जरूरत पड़ेगा। ये डिजाइन क्राइटेरिया हमने पहले भी बताया था। हियर की इज सब्जेक्टेड टू शियर एंड क्रशिंग फेलियर, यानी क्रश भी हो सकता है। क्रशिंग क्या होती है, ये देखो क्रश इसको बोलते हैं, दबाया। तो की इस तरह का भी काम कर रहा है, इधर से सेफ्ट दबा रहा है, ऊपर से हब दबा रहा है, तो क्रश भी हो सकता है और शियर्ड भी हो सकता है इस प्लेन के एलोंग। तो हियर की इज सब्जेक्टेड टू बोथ शियर एंड क्रशिंग लोड so that they can fail either by shear or crushing। जो भी कमजोर होगा, अगर shear स्ट्रेंथ की का लेस है तो की जो है ना इस प्लेन के अलोंग sheared हो जाएंगे, दो पार्ट में हो जाएगा। अगर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर वीक है तो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा चौक की तरह। तो और सेफ डिजाइन ऑफ द की हमें क्या करना होगा, हमें इस तरह का डायमेंशन की का लेना पड़ेगा कि ना तो ये सियरिंग हो इसमें और ना ही इसकी क्रशिंग हो। वी हैव टू टेक द डायमेंशन ऑफ की सो दैट इट कैन इजिली विथस्टैंड बोथ शियर एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो हमें ऐसा डायमेंशन लेना होगा कि दोनों सेफ हो जाए, इसका टूटना नहीं चाहिए किसी भी तरीका से, ना शियर से और ना ही क्रशिंग से। फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो यही दोनों डिजाइन क्राइटेरिया यूज किया जाएगा। फेलियर ड्यू टू शियर स्ट्रेस, शियर किस में होगी, शियर अकर्स इन प्लेन ए बी, इसके अलोंग शियर होगा। देखो ये ए बी है, इसी के अलोंग ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा था ना, लेकिन इसके पास लेंथ भी तो है। तो आधा जो है ना लेंथ हब में है, आधा हाइट हब में है और आधा जो है ना किसमें है, शाफ्ट में है। अगर शियर से अगर ये फेल हो रहा है तो दिस इज द प्लेन इन विच इट शोज शियर फेलियर, की शोज शियर फेलियर। इसमें जो है ना हमारा फेल हो जाएगा। इधर से पी लग रही है और ऊपर वाले में पी लग रहा है, खटाक से अलग हो गया। डियर फ्रेंड्स, so we can find shear stress induced in the key P upon this B। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा जिसमें shear फेलियर हो रही है, B इंटू एल, B इंटू एल। P अभी हमने क्या निकाला था 2mt अपॉन D, तो क्या हो जाएगा DBL। दिस इज shear stress induced in the key। कितना आसान एक्सप्रेशन है ये, 2mt अपॉन DBL। याद नहीं रहेगा, ये कितना आसान है। अब क्या हो जाएगा, ये जो शियर स्ट्रेस इसमें डेवलप हुआ है, डेवलप्ड इंड्यूस्ड 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 शियर स्ट्रेस इन द की ड्यू टू ट्रांसमिशन ऑफ empty amount of torque from shaft to machine element through hub with the help of key
must be less than or equal to permissible allowable shape working design shear strength of the key। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई और ये इसमें इंड्यूस्ड हो गया। फॉर द शेप डिजाइन, फॉर शेप डिजाइन if we are considering shear failure of the key, induced shear stress in the key must be less than or equal to permissible shear strength of the key material। की मटेरियल का जो परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ है उससे ये कम होना चाहिए। अब ये परमिसिबल क्या होता है? परमिसिबल राइट, शियर स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमने टेस्टिंग से शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया कि भाई इसका शियर स्ट्रेंथ कितना है। तो शियर स्ट्रेंथ हम नहीं ना चाहेंगे, क्योंकि जो शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया गया है वो स्पेसिमेन से किया गया है। स्पेसिमेन इज पर्टिकुलरली डिजाइंड। जो टेस्ट स्पेसिमेन होती है, अगर मुझे इसकी शियर स्ट्रेंथ पता करनी है तो की थोड़ी बनाएंगे। शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के बहुत सारे जो है ना क्राइटेरिया है, बहुत सारे टेस्टिंग मेथड है ना, बहुत सारे टेस्टिंग मेथड है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट शियर स्ट्रेंथ। तो दैट शियर स्ट्रेंथ इज एक्चुअली कैलकुलेटेड फ्रॉम पर्टिकुलर कंडीशन। बहुत ही आइडियल कंडीशन होती है, स्पेसिमेन भी बहुत आइडियली बनाई जाती है, पर्टिकुलर हमारा मशीन होता है, राइट। लेकिन वही जब एप्लीकेशन में आती है, तो ये देखिए किस डायमेंशन का बना हुआ है, ये स्क्वायर बनी हुई है। ऐसा ही टेस्ट करके नहीं लाया जाता है, वो एकदम सिलिंड्रिकल है ना, सर्कुलर शेप में स्पेसिमेन बनाई जाती है। टेस्ट इन्वायरमेंट भी बहुत रेगुलेटेड होता है। यहाँ पर यूज हो रहा है, वाइब्रेशन भी है, जब चल रहा है तो वाइब्रेशन भी है। स्टेप देख लो कैसा है। सो दैट वी नीड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी देना है ताकि जो एक्चुअल जो इसका ऑपरेटिंग फील्ड ऑपरेटिंग कंडीशन है वो टेस्ट कंडीशन से इंटायरली डिफरेंट है। कितना ज्यादा डेविएशन है एप्लीकेशन एंड टेस्टिंग में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहां से जो है ना हमने परमिसिबल जो है ना परमिसिबल निकाल लिया, और ये जो है ना वैल्यू जो इंड्यूस्ड है यानी P अपॉन यानी कि 2mt या P अपॉन BL या 2mt अपॉन DBL लेस देन इक्वल टू इल्ड शियर स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हमारा डिजाइन इक्वेशन हो गया। यहां से अननोन डायमेंशन निकाल लीजिए। सपोज कीजिए लेंथ ही निकालना है, लेंथ निकल के आगे, राइट। So this length of key is calculated by considering shear failure, यानी कि हमें shear failure को ध्यान में रखते हुए ये लेंथ निकालना है, राइट। उसी तरह जो है ना हम कंप्रेसिव फेलियर को कंसीडर करते हुए लेंथ या कोई भी डायमेंशन निकालते हैं, राइट। तो जो दोनों में बड़ा होगा वही डायमेंशन हमें एडॉप्ट करना है, क्योंकि वो डायमेंशन की को ना शियर फेलियर होने देगा और ना ही कंप्रेसिव फेलियर होने देगा, ना ही क्रशिंग फेलियर होगा। कंप्रेसिव और क्रशिंग, बात समझ में आ गई। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा लिखा देखते हैं, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब कंप्रेसिव अकर्स ऑन द सरफेस AC, इस पर जो है ना AC, इस पर कंप्रेशन लग रहा है। तो ये कितना है, H/2 है और ये L है। इस एरिया पर जो है ना आपका P लग रहा है, उधर से भी उस एरिया पर जो है ना हमारा P एक्ट हो रहा है, राइट। बात समझ में आया ना। तो एरिया कितना जिस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ये एरिया है height/2 इंटू L, राइट। तो P अपॉन height/2 इंटू L, ये हमारा जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप कैलकुलेट हो गया। और P की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल लिए हैं, 2mt अपॉन BL HL, राइट। यहां से क्या निकाले हैं, 2mt अपॉन D, सॉरी 2mt अपॉन P, 2mt अपॉन D। तो क्या हो जाएगा, 4mt अपॉन D H
एल, राइट। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू जो इंड्यूस्ड है परमिसिबल से लेस होना चाहिए। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, राइट। अब इसको जो है ना परमिसिबल को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये कंप्रेसिव है ये, तो मोस्ट ऑफ द केस में कंप्रेसिव और टेंसाइल सेम होता है, क्वेश्चन में मेंशन भी रहेगा। और इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है एस वाई टी, इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ अपॉन, क्योंकि टेंसाइल और कंप्रेसिव इन जनरल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाएगा, नहीं भी रहेगा तभी भी हम सेम ही लेंगे। इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ विच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम लैब टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। अब इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दीजिए, तो ये आपका जो है ना क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका परमिसिबल आ जाएगा। यानी इंड्यूस्ड की वैल्यू इससे कम होना चाहिए, यहां से एल की वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों में जो बड़ा होगा वही हमारा करेक्ट होगा। बात समझ, डिजाइन ऑफ स्क्वायर संख्या, स्क्वायर संख्या में एच बी के बराबर होता है, ये इजिली हमारा उस इक्वेशन में मॉडिफाई हो जाएगा दोनों क्राइटेरिया। आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। द स्टैंडर्ड क्रॉस सेक्शन फॉर फ्लैट की which is fitted on a 50 mm diameter shaft is this। तो इसमें क्या है, B एंड H दोनों है, फ्लैट है तो B ज्यादा होगा, H कम होगी, फ्लैट है ना, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर आता तो दोनों सेम होता, फ्लैट है तो फ्लैट में जो ना विड्थ ज्यादा होगी एंड हाइट क्या होगी, कम होगी। तो इसमें B आपका जो है ना 16 mm है और H जो है ना 10 mm है, डायमीटर ऑफ द shaft कितना है, 50 mm है। The key is transmitting 475 Newton meter torque from the shaft to the hub। तो ट्रांसमिटेड टॉर्क हमारा MT 475 न्यूटन मीटर हो गया। द की इज मेड ऑफ कमर्शियल स्टील। अब देखिए, इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ की मटेरियल सेम, ये सेम है, कितना है 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्योंकि जब हम सिग्मा परमिसिबल, सिग्मा कंप्रेसिव परमिसिबल जब निकालेंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी एस वाई टी की जरूरत पड़ेगी, इल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आ गया, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। इन जनरल दोनों का स्ट्रेंथ अलग होता है। अगर आप ब्रिटल मटेरियल की बात करें, ब्रिक की बात करें, तो ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ब्रिक को जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जाता है तो देखते हैं ना, जितने ब्रिक्स है वो सब कंप्रेस्ड है कि नहीं, एक के ऊपर एक चढ़ा चढ़ा के रखी गई है, ऊपर से रूफ का लोड है ना, बहुत सारे चीजों का लोड है। तो आप देखोगे कि इनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या जो आपको सीमेंट कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है, पिलर्स है, तो उनके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टेंसाइल। उसको खींचा जाएगा, ब्रिज को खींचेगा तो टूट जाएगा इजीली, बट दबाइएगा तो जल्दी क्रश नहीं होगा। तो इन जनरल ब्रिटल मटेरियल के तो कंप्रेसिव एंड यील्ड एकदम डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कंप्रेशन एंड टेंसाइल लगभग सेम होते हैं। तो ये बना हुआ है स्टील से, राइट, स्टील से बना हुआ है ना। तो इस केस में जो है ना, ये दिया हुआ है कि इसके इल्ड टेंसाइल, यानी जहां पर इल्डिंग होना स्टार्ट हुआ, परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ जिस स्ट्रेस पर, उसी स्ट्रेस पर परमानेंट कंप्रेशन भी होना स्टार्ट हो गया। तो दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द की इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें लेंथ निकालना है। की के लिए दो फेलियर क्राइटेरिया है, हमें शियर स्ट्रेंथ भी इसका मजबूत रखना है, मतलब शियर फेलियर भी नहीं होने देना है, और साथ ही साथ क्रशिंग भी नहीं होने देना है। तो दोनों ही क्राइटेरिया से, दोनों का फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, दोनों ही क्राइटेरिया से हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो बड़ा लेंथ होगा वही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि उस लेंथ पर अब कोई फेलियर नहीं होएगा। बात समझ में आ गई। तो पहले फ्रेंड्स जो है ना, हमें इसकी जरूरत है, क्या ध्यान दीजिएगा, SYS इल्ड शियर स्ट्रेंथ, राइट, SYS की जरूरत है। क्वेश्चन में SYT जो S
इल्ड टेंसाइल और इल्ड कंप्रेसिव, ये दोनों इक्वल दे दिया, ये दिया हुआ है, SYT दिया हुआ है। यहां पर देखिए मैंने जब परमिसिबल परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट किया, परमिसिबल शियर स्ट्रेंथ, तो SYS अपन फैक्टर SYS मुझे चाहिए। इल्ड शियर स्ट्रेंथ कितना है, ये इल्ड टेंसाइल है, दोनों नॉर्मल टाइप का इसलिए ऑलमोस्ट सेम है, डक्टाइल मटेरियल के लिए ऑलमोस्ट दोनों सेम है। SYT इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, इल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये क्या है, इल्ड शियर स्ट्रेंथ, ये है इल्ड शियर स्ट्रेंथ। हमें इल्ड शियर स्ट्रेंथ चाहिए टाउ परमिसिबल निकालने के लिए, और यही टाउ परमिसिबल इंड्यूस्ड से क्या होती है, लेस देन और इक्वल होती है, यहां से एल निकाल लेंगे, राइट। तो इसके लिए अपने पास ढेर सारे थियरीज ऑफ फेलियर है। वी आर गोइंग टू अप्लाई MSST, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। अगर मेरी इच्छा हुई तो जितने सारे थियरी ऑफ फेलियर है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थियरी, MSST, MPST, MDT, ये सारे थियरीज ऑफ फेलियर है। यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो एमटेक में जाएंगे तो पढ़ना ही पढ़ना है। इफ यू ऑप्ट Parmosian पावर, डेफिनेटली यू हैव टू लर्न थियरीज ऑफ फेलियर। तो हम अभी थोड़ा सा ही से काम कर लेते हैं। एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, SYS इज इक्वल टू हाफ ऑफ SYT। क्वेश्चन में दिया भी रहता है अप्लाई MSST, MPST, MDT, तो सबका जो है ना अलग अलग रिलेशन है। SYS और SYT में हर थियरी ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग अलग अलग रिलेशन है। हम अभी इसको अप्लाई कर रहे हैं MSST को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। एज पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, इल्ड शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिकॉज बोथ आर ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इसलिए लगभग सेम क्वेश्चन में दे दिया गया है। लेकिन शियर और टेंशन में अलग होती है स्ट्रेंथ, खींचना और शियर करना दोनों में स्ट्रेंथ अलग अलग होगी, या कंप्रेस करके तोड़ना या खींच कर तोड़ना, यहाँ पर तो सेम है, दोनों में सेम स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन शियर्ड कर देना, जैसे इसको शियर्ड कर देना, प्लेन के लॉन्ग फ्रैक्चर कर देना, इसकी स्ट्रेंथ अलग होगी। खींचना या कंप्रेस करना, ये अलग अलग स्ट्रेंथ, सब अलग इन जनरल स्ट्रेंथ होते हैं। तो जो इल्ड शियर स्ट्रेंथ है, in order to deform this element in a parallel in a plane, that is डिसाइड किया जाएगा शियर स्ट्रेंथ से। तो वो जो है ना कैलकुलेट किया गया इस तरह से। ये क्वेश्चन में दिया था कि यहां से ये निकल के आ गया। नाउ गाइस वी कैन फाइंड परमिसिबल SYS अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इतना आ गया, राइट। अब जो है ना इंड्यूस्ड की बात बोला गया था, इंड्यूस्ड टाउ इंड्यूस्ड लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल कैलकुलेटेड बाय दिस, लेस देन इक्वल टू 38.33। टाउ इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस कितना था, P अपॉन याद है ना, BL, P क्या था 2MT अपॉन D, तो ये DBL आ गया था। डियर फ्रेंड्स, P एंड L विड्थ एंड D, ये डायमीटर दिया हुआ है, B दिया हुआ है, विड्थ एंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट बोथ आर गिवन, ट्रांसमिटेड टॉर्क गिवन। यहां से L की वैल्यू, L चला जाएगा इधर, तो L ग्रेटर देन और इक्वल टू 30.98 mm निकल के आ गया। बात समझ में आई, L ग्रेटर देन इक्वल टू 30.98 mm। अगर कम से कम अगर L की वैल्यू इतना लेंगे, तो अब जो है ना इस टॉर्क को ट्रांसमिट करते समय शियर फेलियर नहीं होगी की के अंदर। दिस इज द मीनिंग। L की वैल्यू कम से कम अगर इतना ले, अधिक से अधिक ले कोई बात नहीं है, अभी भी शियर फेलियर नहीं होगा की में। अब इसी तरह हम लोग जो है ना कंप्रेसिव स्ट्रेस के अगेंस्ट इसकी जो है ना फेलियर को रोकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कंप्रेसिव जो इंड्यूस्ड हुआ है स्ट्रेस, वो कितना है,
h/2 इंटू एल, P अपॉन h/2 इंटू एल। अब बहुत आसान है, हम आपके सामने में करके दिखा रहे हैं। 2P अपॉन HL, और P ट्रांसमिटेड टॉर्क से आप कैलकुलेट कर देंगे 2mt अपॉन D, तो DHL, ये इंड्यूस्ड लेस देन इक्वल टू सिग्मा कंप्रेसिव परमिसिबल। तो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों सेम है, दोनों सेम है, यानी कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है SYT, वो SYT इल्ड टेंसाइल और इल्ड कंप्रेसिव दोनों सेम है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन वही हमने SYS निकाला है, तो थियरी ऑफ फेलियर यूज किया है और SYT अपॉन 2 करके निकाला है, यानी 0.5 इंटू SYT करके निकाला था। याद है SYS निकाला था तो, राइट। तो यहां से जो है ना SYT इल्ड टेंसाइल या कंप्रेसिव और SYC दोनों सेम है क्वेश्चन में, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए। mt इज गिवन, d इज गिवन, राइट, h इज गिवन, वो डायमेंशन b इंटू एच दिया हुआ था, l यहां से निकल के l इधर जाएगा, सो l यहां से आपको आ जाएगा l ग्रेटर देन इक्वल टू 49.56। डियर स्टूडेंट्स, फेलियर, दिस फेलियर criterion says L must be greater than or equal to this mm, and this failure criterion says length of the key must be greater than or equal to this। दोनों की बात माननी होगी, इसलिए L की वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि L की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L मिनिमम, मिनिमम लेंथ 49.56 होनी चाहिए की, जिसकी वजह से की इस टॉर्क को ट्रांसमिट करते समय बोलेगा नहीं, मतलब फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, राइट। सेकंड क्वेश्चन, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए स्क्वायर की। अब स्क्वायर की है तो यहां पर जो है ना B एंड H, विड्थ एंड हाइट दोनों सेम होगा। इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए स्क्वायर की फॉर फिक्सिंग ए गियर ऑन अ शाफ्ट of 25 mm diameter. The shaft is transmitting 15 kilowatt power at 720 rpm to the gear. शाफ्ट जो है ना गियर को 720 आरपीएम पर 15 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है। इस पावर से एमटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, डियर फ्रेंड्स, पावर इज इक्वल टू 2 पाई एन टी, मतलब एमटी अपॉन 60। पावर जो है ना आप सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से एमटी की वैल्यू आप कैलकुलेट न्यूटन एमएम में कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। तो यहाँ से हम एमटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आया? पावर दिया हुआ है, स्पीड, और आगे देखिए क्या क्या दिया हुआ है। द की इज मेड ऑफ स्टील 50C4, SYT इज दिस, एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 फॉर की मटेरियल। द इल्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन कैन बी एज्यूम टू बी इक्वल टू इल्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना SYT इज गिवन, यानी कि SYT का मतलब हुआ कि जब इस की के मटेरियल को टेस्टिंग किया गया और इस पर टेंसाइल टेस्टिंग किया गया, यानी कि इसको खींच कर देखा गया, तो कहां पर जो है ना ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ, उस स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लिया गया है, वो ये है। अब जो है ना इसी वाले वैल्यू को हमें यूज करना है की के लिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि कंप्रेशन भी किया गया तो इतना ही पर ये डिफॉर्म होना स्टार्ट हुआ परमानेंटली, इतना ही पर। ये दोनों जो है ना मेंशन होना जरूरी है, नहीं भी होगा तो हमारे जो ना गेट एग्जामिनेशन में हम समझेंगे, मेंशन कर देगा, वहां पर विद्वान लोग बैठे रहते, वो मेंशन कर देगा, या तो इक्वल यहीं पर दिखा देगा SYT इक्वल टू SYC इल्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि जब टेंसाइल लोड लगाया गया तो इल्डिंग कब होना स्टार्ट हुआ, डिफॉर्मेशन कब स्टार्ट होना हुआ, तो वो आपका स्ट्रेस है ये, राइट। तो या तो दे देगा इक्वल सिंबॉलिक फॉर्म में, वही नहीं तो स्टेटमेंट में मेंशन कर देगा कि जब कंप्रेस किया गया तो यहां से भी परमानेंट डिफॉर्मेशन इसी पर लोड पर होना हुआ है, राइट। तो ये क्वेश्चन में मेंशन है। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ द की, डायमेंशन हमें की निकालनी है भाई, राइट। चलिए, शाफ्ट का डायमीटर गिवन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा पर SYC अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, SYC और SYT दोनों सेम लेना है, तो ये निकल के आ गया। अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी SYS की भी जरूरत है, तो SYT अपॉन 2 ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो परमिसिबल
शीयर स्ट्रेस हमने SY अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाकर कैलकुलेट कर लिया। टॉर्क ट्रांसमिटेड हमने जो है ना कैलकुलेट कर लिया, इतना न्यूटन mm आया है, वो इस वाले फॉर्मूला से ट्रांसमिटेड टॉर्क कैलकुलेट कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर की है, तो स्क्वायर की में b की वैल्यू h के बराबर होती है, विड्थ एंड हाइट दोनों इक्वल होती है। और इंडस्ट्रियल जो प्रैक्टिस है जिसमें इसका d/4 लिया जाता है ना, बी एच की वैल्यू इक्वल होती है और ये d/4 के इक्वल होता है। तो बी एच निकल गया, अब बचा क्या, l। हमने डिजाइन कर लिया पूरा का पूरा, अब मुझे बचा l कैलकुलेट करना, लेंथ। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए दो फेलियर क्राइटेरिया है, उसमें से जो है ना जो बड़ा वाला लेंथ देगा वही हमारा आंसर होगा, बाकी आपको करने आता है ना। l की वैल्यू जो है ना वही ऐसे निकाल लिया, टाउ परमिसिबल, टाउ इंड्यूस्ड जो है ना लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल। परमिसिबल की वैल्यू हमने निकाल लिया है। टाउ इंड्यूस्ड कितना है, इंड्यूस्ड कितना हो रही है, P/B इंटू एल, P/B इंटू एल, और P कितना है 2mt, तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, 2mt अपॉन dBl, राइट। डियर फ्रेंड्स, D पता है, B पता है, यहां से L की जो वैल्यू होगी L ग्रेटर देन इक्वल टू एक वैल्यू आ जाएगा, ये आया, फेलियर ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब हम कंप्रेसिव जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। वो P अपॉन क्या होता है, h/2 इंटू h/2 हाफ वाले पर इंटू एल, h/2 इंटू एल। डियर फ्रेंड्स, ये 2mt/d है P, तो 4mt/dhl लेस देन इक्वल टू क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिशिबल, राइट। सिग्मा परमिशिबल की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ से एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल, तो दोनों लगभग सेम आ रहा है, तो इसलिए हमने यही यूज कर लिया। बात समझ में आया? तो इस तरह से प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं की में सैडल की। अब डेफिनेशन टाइप का है वो देख लीजिए फटाफट और हमारा फिनिश होने वाला। अ सैडल की द की व्हिच फिट्स इन द कीवे ऑफ द हब ओनली, यानी कि टंकी में जो है ना सैफ्ट में भी कीवे है, हब में भी कीवे है, लेकिन सैडल की के केस में आपका केवल कीवे हब में ही कट किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैडल की, नेमली हॉलो एंड फ्लैट। देखो ये हॉलो टाइप का है, ये क्या कर रहा है, इसके जो है ना सर्कुलर जो सरफेस है इसको मैच करता हुआ है, और इसमें क्या हुआ, फ्लैट हमने कट कर दिया और ये फ्लैट कर दिया गया। Hollow and flat as shown in the figure. A hollow saddle key has concave surface at the bottom. Concave surface at the bottom to match the circular surface of the shaft. A flat saddle key has a flat surface at the bottom and it sits on the flat surface machined on the shaft. यहाँ पर जो flat surface machine किया गया है उसमें ये fit कर गया. In both types of saddle key, friction between the shaft key and hub prevents relative motion between shaft and hub. It is suitable for low power transmission. Definition काफी. Feather key. अब यहाँ पर फेदर की हमने जो बताया था ना, इसमें एक्सियल मूवमेंट थोड़ा सा परमिसिबल होता है। इट ट्रांसमिट द टॉर्क एंड एट द सेम टाइम परमिट्स एक्सियल मूवमेंट ऑफ द हब। ये देखिए इस की को ले आइए, इस कीवे में जो है ना इंसर्ट कीजिए, और यहाँ स्क्रू टाइट करने के लिए भी दिया हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, इस पर जो असेंबली लगा हुआ है, जो आपका जो है ना गियर है, राइट, या जो भी है वो थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है। वेयर द feather keys are used where the parts mounted on the shaft are required to slide along the shaft, such as clutches, gear shifting devices. It is an alternative to spline connection. Spline connection का ये alternative है। उड्रप की, ये उड्रप की है ये। तो ये इस तरह का जो ना दिया हुआ ना सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका एडवांटेज है। उड्रप की या संक की, ये संक की टाइप का है, अब में भी जाएगा थोड़ा और थोड़ा जो है ना इसमें भी जाएगा, राइट। Outer key is a sunk key in the form of almost semicircular disc of uniform thickness as shown in the figure. The keyway in the shaft in the form of semicircular recess with the same curvature as that of the key. तो कीवे में जो है ना, जो शाफ्ट का जो कीवे है उसका जो जो रिसेस है, जो कीवे है वो इस की से मैच करता हुआ, की के सरफेस से मैच करता हुआ, ऊपर फ्लैट है जो आपका हब के कीवे में इंसर्ट करेगा, राइट। Advantage of Woodruff keys are as follows. Woodruff key can be used on tapered shaft. अब tapered shaft में भी ये यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये टिल्ट होकर एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। टेपर है ना, तो जो ना टिल्ट ऊपर जो ना हब में फ्लैट है, लेकिन टेपर शाफ्ट है, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट होके
टेपर्ड शाफ्ट में भी ये फिट हो जाएगा। ये एडवांटेज है बिगेस्ट। द डिसएडवांटेजेस ऑफ वुडरॉफ कीज एज फॉलोज, द एक्स्ट्रा डेप्थ ऑफ द कीवे इन द shaft increases stress concentration and reduces its strength. The key does not permit axial movement between the shaft and hub. इसमें axial movement नहीं है। कैनेडी की, ये आपका कैनेडी की है। द कैनेडी की कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्वायर कीज, 2 स्क्वायर की यूज किया गया है, राइट। ये देखिए 45 डिग्री यहाँ से 45। इन दिस केस द 2 कीज फोर्स द हब एंड द shaft टू अ कंसेंट्रिक पोजीशन। हब एंड shaft को जो ना कंसेंट्रिक बना देगा, दोनों का सेंटर एक कर देगा। कैनेडी की इज यूज फॉर हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन। बस एक डेफिनेशन सफिशिएंट है। संकी गेट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क के लिए ये सब है। स्प्लाइंस, ये भी देखिए देखिए ये शाफ्ट देखिए, इसमें इंटीग्रल की जो है ना बने हुए हैं और हब में जो है ना कीवे बने हुए हैं, ये जाकर इसमें घुस जाएगा और एक्सियल मूवमेंट परमिसिबल बट रोटेशनल रिलेटिव मोशन इज नॉट परमिसिबल। तो क्या हो जाएगा, ये जो हब जिसका है वो इसके साथ सेम स्पीड से रोटेट करेगा बट एक्सियली जो है ना मूव भी कर सकता है। स्प्लाइंस आर कीज, ये स्प्लाइन है ना, स्प्लाइन शाफ्ट, स्प्लाइंस आर कीज विच आर मेड इंटीग्रल विद द शाफ्ट। शाफ्ट के साथ ही ये इंटीग्रल बने हुए, देखिए ढेर सारे की है। दे आर यूज्ड व्हेन देयर इज अ रिलेटिव एक्सियल मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड द हब। शाफ्ट एंड हब के बीच में रिलेटिव मोशन की, एक्सियल रिलेटिव मोशन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप देखिए जो स्लाइडिंग टाइप गियर बॉक्स है उसमें जो है ना गियर्स इंगेजमेंट में लाने के लिए फॉर अ पर्टिकुलर गियरिंग ट्रांसमिशन, उसमें हमें एक को इधर से उधर करना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये गियर का हब है, इधर से उधर आप स्लाइड करके ट्रांसमिशन लाइन में किसी पर्टिकुलर गियर को इंगेज करके पर्टिकुलर जो ना स्पीड रेशियो अचीव कर सकते हैं। द गियर shifting mechanism in automobile gearbox requires such type of construction. Splines are cut on the shaft by milling, on the hub by broaching. Right? तो ये जो है ना हमारा की का था, राइट। हमारा नेक्स्ट सेशन जो होगा कपलिंग होगा, उसके बाद जो है शाफ्ट की डिजाइन होगी और भी जो न्यू जो पार्ट इंक्लूड हुए हैं। सो दिस इज बिगेस्ट एडवांटेज टू कम एवरी ईयर लाइव। हम जो है ना लेटेस्ट पैटर्न को भी आपके सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं। मेहनत होता है तो मेहनत करने के लिए आए हैं ना, चोरी नहीं करना है स्टूडेंट के साथ, राइट फ्रेंड्स। तो सेशन हमारा यहीं पर क्लोज होता है। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं।